स्कूल और कॉलेजों में ना जाए, आपके बच्चे जाएं, पर मुसलमान गरीब रहे, ताकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उसका इस्तेमाल करती रहे, खून चूसती रहे उसका। और आप लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मजहब की ठेकेदारी करें और जमींदारी करें। के खिलाफ चल आते हैं। रुक जाइए, हर एक में आपने बोला है इसका मुसलमान जानता है, मैं किसी से भी सवाल पूछूं नहीं, ये तरीका ही नहीं है। मुसलमानों के दुश्मन है आप, ये दो तरफा नहीं है, सभी को अपनी बात रखने कहा कि मुसलमानों को बताना चाह रही हूं आपके मीडियम के जरिए। हद हो गई, आपने हद पार कर दी है। आपको तो मीडिया के खिलाफ हैं, आप तो बोलिए दानिश जी, आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा सवाल है शाजिया जी से। शाजिया जी ने ये पूछा है कि वक्फ बोर्ड संविधान में नहीं है, तो मेरे इल्म में ये इजाफा कर दे कि प्रधानमंत्री पद जो है संविधान में कहा इतनी अमीर बॉडी है, सबसे ज्यादा अमीर आर्थिक वर्ग, आप शाजिया जी सबसे बड़ी प्राइवेट लैंड होल्डिंग है, वो इतना गरीब क्यों है? बताइए, आप लोग जिम्मेदार हैं। इतने सालों से आप मुसलमानों के नेता हैं, अखिलेश यादव हिंदू हैं, लेकिन वक्त की बात करेंगे। सवाल खड़े कर दीजिए, प्लीज, मुझे इतना रोकना पड़ रहा है। जाल है कोई नॉन, इतना रोकना पड़ रहा है आज की डिबेट में। देखिए, आपके दोहरे के करके बोलेंगे नहीं, जवाब है आपके पास। करके बोलिए, अभी मैंने आवाज बंद करवाई क्यों? मंत्री थे तो कुंभ मेला देख सकते हैं। क्या किस तरह का तर्क है आपका? कैसा तर्क है? कैसे चलेगा आपका? एक मिनट अनइंटरप्टेड, आप सब एक साथ लड़ लीजिए। हिंदू मुसलमान करके बांटेंगे देश को आप, हिंदू मुसलमान, और गरीब मुसलमान को पिसते आप चाहते हो पिसता रहे? इतना अमीर है पूरा तबका, लेकिन कितना गरीब कर दिया आपने लालच की वजह से ना। और आप चाहते नहीं है कोई बदलाव हो, क्योंकि पैसे कमाए जा रहे हैं, मलाई मिल रही है वहां से, करोड़ों रुपए के घपला हो रहा है। वक्फ बोर्ड कर्नाटक में क्या हुआ है, दिल्ली में क्या हुआ है, वो आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, सब जानते हैं। आपने शुरू में भी वही बात कही, आप अभी भी वही कह रही हैं, लेकिन आप जवाब नहीं सुन रही हैं। सुन लीजिए आप आपने शुरू में भी वही कहा, अभी भी वही कह रहे हैं। जवाब लीजिए शादिया, उनको जवाब देने दीजिए, नहीं तो प्रश्न पूछने का क्या मतलब है? रोज रोते हैं, जवाब तो देने दीजिए शादिया। आपका प्रश्न आ गया, जो अमेंडमेंट फायदा होगा बेचारे गरीब का, आपका प्रश्न आ गया। आप जवाब सुनिए, बेशर्मी है। नहीं तो मुझे फिर आपका फेडे डाउन रखना। आप जवाब सुनिए, आप प्रश्न खड़ा कर रही हैं। अब दानिश जी को जवाब तो कम से कम देने दीजिए। बोलिए दानिश जी। देखिए, सवाल यहाँ की ये खड़ा है कि उन्होंने ये कहा कि वक्फ का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो मेरे इल्म में ये इजाफा करते हैं कि प्रधानमंत्री पद का उल्लेख कहाँ है, ताकि मेरे इल्म में इजाफा जाए। अगर नहीं है तो सबसे पहले मोदी जी से कहिए कि वो अपनी जगह छोड़ के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर बने और उस पर बात करें। इसके अलावा बात करना बेवकूफी की अलामत है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ये कहा कि किसी और मेंबर को बना लेंगे। कोई बात नहीं, तो भैया मुझे भी किसी जैन मंदिर में आप मेंबर बना लीजिए, किसी बौद्ध मंदिर में बना लीजिए, किसी हिंदू मंदिर में बना लीजिए। क्या ये होगा? जितने भी धार्मिक स्थान जो हैं, धार्मिक चीजें जो हैं, वो धर्म के अपने अनुयायी के मुताबिक हैं। चाहे जिसमें हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, उसमें क्या अमेंड करेंगे आप बताइए मुझे कि आप दूसरे मेंबर को ले पाएंगे? अरे दूसरे मेंबर को छोड़िए, आप उसमें दूसरी जाति तक को नहीं लेते हैं। अगर मैं ये कहूंगा तो एक मिनट दानिश जी, अब एक मिनट अब जरा आप लोग रुक जाइए। दो रिपोर्ट्स, उनका मैं कुछ रिपोर्ट्स के पॉइंट्स हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहती हूं। मैं आ रही हूं शादिया, एक सेकंड रुक जाइए। 2005 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप सभी जानते हैं। 1976 में भी वक्फ जांच रिपोर्ट सामने आई थी, आप सभी जानते हैं। क्या कहा गया? वक्फ के खातों का प्रबंधन ठीक नहीं है। इसके अलावा कहा गया बोर्ड के प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़े। क्या कहा गया? के रहमान खान, जेपीसी रिपोर्ट उनकी क्या कहती है? वक्फ बोर्ड के इंतजाम लचर। ये तमाम चीजें कही गई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह भी कहती है सेंट्रल काउंसिल ही नहीं, स्टेट बोर्ड में भी महिलाएं जरूरी हैं। यह कहा गया मुकदमे ज्यादा हैं, इसलिए ट्रिब्यूनल की उसकी जरूरत है, दायरा इसका भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो सीधा सीधा देखिए, वक्फ मुतवल्लियों के कब्जे में, ये तक कहा गया 1976 की वक्फ जांच रिपोर्ट में। ये तो सीधा सीधा बताता है ना भाई साहब की चेंज की जरूरत है। या आप लोग एक्सेप्ट करें, इसे नकारें, चेंज चाहिए। क्या इसे खारिज करेंगे? 2005 में आई थी ये रिपोर्ट, और 2005 में यूपीए की सरकार थी, आप जानते हैं। मैं जवाब दूं? हाँ प्लीज बोलें।
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने मफाद की बात करती है। सच्चर कमेटी की पूरी रिपोर्ट पे क्यों नहीं बात करती? यही सच्चर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को जानबूझ के डिलिमिट के बाद दायरे में बाउंड कर दिया जाता है। आप बताइए क्या रिप्रेजेंटेशन है भारतीय जनता पार्टी के पास मुसलमानों का? तो 0 बट्टा सन्नाटा। इसके बाद दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहां खड़ा हो जाएगा? आपको कुछ भी नहीं इल्म है असल में, आप पता नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। काश आप रिकॉर्डिंग को सुनिएगा और देखिएगा अब आगे तो सुनिए, अब आगे तो सुनिए। बात कितनी ज्यादा अनुचित है और कितनी हवाबाजी आप कर रहे हैं, आप भी समझ जाएंगे। करप्शन की कार्रवाई को कोई नहीं पाबंदित करने की बात करता, लेकिन सवाल यह है कि करप्शन की वजह से आप किसी बोर्ड को ही खत्म करने की बात करेंगे तो उस पर तो हम मोर्चा खोलेंगे ना। क्यों नहीं खोलेंगे भाई? मुझे बताइए, अगर कहीं करप्शन पाया जाता है तो उसके लिए करप्शन विभाग है ऑलरेडी। हमारे पास आईपीसी, सीआरपीसी और तमाम कानून है। मैं ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड में जितने भी लोग लिप्त पाए गए हैं इस करप्शन के मामले में, उनके खिलाफ आप फांसी की सजा लगा दीजिए। अगर कानून बनता है तो आप करिए, लेकिन आप ये कहेंगे कि इसकी वजह से हम खत्म करना चाहते हैं तो ये तो किसी सूरत से बर्दाश्त नहीं होगा ना। रोहित जी जवाब दे दूं? नहीं रोहित जी प्लीज, इनके हर एक सुनिए, इसके बाद आ रही हूँ मैं एक एक बात का जवाब दे दूं। रोहित जी को भी सुन लेते हैं, उनको भी उसके बाद शादी में आऊंगी। मैंने उनको बहुत कम मौका दिया है, प्लीज बोल लीजिए उनको। जवाब चाहिए जरूर आज। नहीं, एक बात इनसे पूछ लीजिए कि वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें हिंदुओं को बेची गई हैं, और हर शहर के अंदर ऐसे केसेस हैं जहां पे हिंदुओं को वक्फ बोर्ड की जमीनें बेच के और उसका पैसा उठा लिया गया है। क्या वो पैसा जमा हुआ है मुसलमानों के कल्याण के लिए? क्या वक्फ बोर्ड के अंदर वो पैसा जमा हुआ है? उसके ऊपर आपके निकलेगी। देखिए, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाता। यही जो गोलमोल बातें होती है आप लोगों की, हसन साहब, ये जो गोलमोल बातें हैं दरअसल इनके बीच सब कुछ गुम हो जाता है, और इस डिबेट में भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो शुरू में शादिया ने मुस्लिम तबके को लेकर जिक्र किया कि 30%, 32% आबादी मुस्लिम समुदाय की ना 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर आप देखें तो गरीबी रेखा से नीचे है, अशिक्षित है, और वक्फ का यही काम है कि उनका उद्धार करे। कितना आप लोग के पास एक आंकड़ा नहीं है प्रस्तुत करने के लिए हसन साहब कि आप ये बता पाए वक्फ ने क्या किया? आशा जी सवाल आपका सवाल हो गया, मैं जवाब देता हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि मुस्लिमों की जो स्थिति है वो दलितों से भी बदतर है। ठीक बात है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या मुस्लिमों के इस स्तर को ऊपर उठाने की? आप चुनाव में जाते तो आप क्या कहते हैं? मुस्लिमों को रिजर्वेशन विपक्ष दे देगा, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आपने सच्चर कमेटी की बात की, इसलिए मैं इस बात को उठा रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो दल शामिल है सत्ता में, टीडीपी, जो कहता है कि मुस्लिमों को हम रिजर्वेशन देंगे। उनके मैनिफेस्टो में मस्जिदों को, इमामों को मैं पेंशन दूंगा, ये उनके मैनिफेस्टो में है। 50 साल के ऊपर के मुस्लिमों को पेंशन देंगे, ये टीडीपी के मैनिफेस्टो में। सरकार क्या कर रही है? सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को सरकार नहीं निभाएगी। अगर वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम नहीं करेंगे, वक्फ बोर्ड सिर्फ काम करेगा मुसलमानों के लिए, वो करप्शन करें, नहीं करेंगे, ठेकेदारी क्या करेंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से उनको वोट दिलाएं, उनको बनाते राज्यसभा का एमपी, काम चलता रहे। एक इनकी ही विचारधारा का व्यक्ति वो जाएगा, याचिका दाखिल कर देगा, और उसके बाद अस्पताल नहीं खोलेंगे, यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे, सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, खून चूसेंगे उनका सियासत में रहने के लिए। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल में जो भी, ये बेहतर है कि जेपीसी के पास ये पूरा मामला गया है क्योंकि वहां पर, लेकिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं, ये दलितों के भी खिलाफ है। इनका जो चेहरा है वो पिछड़ों के भी खिलाफ है, वो सब देख 62,000 जो कंप्लेंट्स है, सुन लीजिए आप, मुसलमानों की हैं, और उसी में जो ट्राइब्यूनल का फैसला है, बेचारा वो परेशान हाल मुसलमान हो, वो जा नहीं सकता। बहुत अच्छा हुआ कि पूरा मामला जेपीसी के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है अनुप्रिया, लेकिन एक यूएन सहयोगी होने के नाते मुसलमान भाई और वोट बैंक की जब बात होती है अनुप्रिया, तो मैं उस वोट बैंक का भी जिक्र करती हूँ। आप चाहेंगी? एक सेकंड शादिया, मेरा प्रश्न अनुप्रिया से, रुक जाइएगा हसन जी, आप भी रुक जाइए। अनुप्रिया, आप सहयोगी होने के नाते चाहेंगे, क्योंकि आपका भी एक बड़ा वोट बैंक है, कि ये जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं जेपीसी में, जब ये जाए तो इसको कंसीडर किया जाए और इस पर बदलाव हो। बिल्कुल आशा जी, जो जेपीसी में जाने का अर्थ ही यही है कि जहां पे सत्ता दल या विपक्ष सभी के कंसर्न को सुना जाएगा
उसके बाद भी जो भी इस बिल में संशोधन की जरूरत होगी उस पर चर्चा होगी और उस पर इस पर लागू होगी। क्योंकि और रहा कि हमारे लिए हमारे मुस्लिम समुदाय कभी भी वोट बैंक नहीं होती है। वोट बैंक हम कभी भी नहीं मानते हैं। हमारा तो नारा ही है कि न्याय के साथ विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। हम वोट के रूप में देखते ही नहीं है। वो हमारे ये बताइए मुझे इस पर भी आपका टेक जानना है। सॉरी अनुप्रिया, मुझे इस पर भी आपका टेक जानना है। ये जो 2 लोगों की एंट्री हो रही है गैर मुस्लिम, आप इसको वाजिब मानती हैं, होना चाहिए, इसके पक्ष में आप लोग? देखिए, मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दे पे जेपीसी के बीच में चर्चा होगी और हमारी पार्टी से भी वहां नेतृत्वकर्ता होंगे, सारे दलों से होंगे, जिनको भी जिन मुद्दे पे रखनी होगी। क्योंकि मैं यहाँ डिबेट पे हूँ, मैं डिबेट पे इस विषय पे नहीं हूँ कि इस मुद्दे पे क्या होनी है। ये पूरी ज्वाइंट कमेटी जो बैठेगी उसमें चर्चा होगी। और आपको सही लगता है, जेडीयू को सही लगता है कि नहीं? पार्टी का मत क्या है, ये सही है कि नहीं है? आपने हाँ बोला, अगर सदन के भीतर, मैं तो यही मानूंगी, देश भी यही मानेगा, सदन के भीतर अगर ललन सिंह कह रहे हैं कि नहीं बिल बिल्कुल सही है तो यही माना जाएगा कि आपका जो वोट बैंक है उसके खिलाफ है। आप भी मान रहे हैं? आपने अपने ही रिपोर्ट में हमारे नेता विजय चौधरी जी के बयानों को चलाया। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे पे हमें लगता है कि जहां संशोधन होने की जरूरत है, इन मुद्दे पे हमारी रजामंदी नहीं हो सकती है, उन मुद्दे पे हम अपनी चर्चा रखेंगे। लेकिन अच्छा देखिए, आप ही डिबेट में महिलाओं के बारे में मैंने जब कहा, सपा के प्रवक्ता कैसी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बात, आप महिलाओं की बात करें, क्यों ना महिलाओं की बात करें, आधी आबादी की बात क्यों नहीं करें। आप देखिए बिहार की सरकार से सीखिए, जहां बिहार की सरकार ने महिलाओं को शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक मजबूती प्रदान की है। और एक महिला के शिक्षित होने का अर्थ होता है कि पूरे अपने परिवार के साथ में समुदाय, अपने राज्य की प्रगति में योगदान करती है। आप कैसे अपने ही धर्म में महिलाओं को आप इस तरह से दरकिनारा करते हैं कि महिलाओं को इजाजत नहीं है। आपने सवाल उठाया, इसमें जल्दी से हसन साहब जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए पहले तो जेडीयू की प्रवक्ता से बता दूं कि मैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता के रूप में बैठा हूं, इसलिए आप ये मत कहिए कि आप उठा रहे हैं अपने धर्म में। मेरा कोई धर्म नहीं है इस समय, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। एक बात। दूसरी बात, देखिए आपकी बातों से ही पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के प्रवक्ता बैठे हैं और दोनों का ही एक मुद्दे पे जो पक्ष है वो बिल्कुल अलग है। एक कह रहे हैं कि मैं जो नॉन मुस्लिम है वो होना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो साफ पता चलता है कि जेडीयू इसके खिलाफ है। जवाब दे दिया कि जैसे प्रवक्ता का कोई धर्म नहीं है, जब वहां पे कोई मेंबर होगा तो उसका कोई धर्म नहीं है। आप एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अरे तो भाई हमारा भी कोई धर्म नहीं है। आप बताइए मुझे किस कमेटी में शामिल होना है। मेरा कोई धर्म नहीं, बताइए मुझे किस कमेटी में शामिल होना है। आप बताइए किसी कमेटी में आप ही शामिल करा दीजिए। आप तो लखनऊ के हैं, मैं लखनऊ रहता हूँ। अरे मेरा कोई धर्म नहीं, शामिल करा दीजिए। किस कमेटी में आना है? अरे रोहित भाई कौन सी कमेटी में शामिल करा रहे हो? बताओ तो मैं चलाऊंगा, मैं अभी आता हूँ, बता दीजिए कहाँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ राष्ट्र की बात में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।